काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। दोस्तों, जहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है गुरु, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत क्लासेस धौलपुर में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, सीटेट एग्जाम के लिए आपको डेली टू डेली दोस्तों मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बाल विकास के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट तीसरा होने वाला है, इसमें दोस्तों एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको 21 जनवरी 2024 तक आपको दिए जाएंगे। यानी कि आपका एग्जाम 21 जनवरी को कंडक्ट कराया जाना है। उससे पहले मैं आपको इतने सारे मॉक टेस्ट दे दूंगा कि आप उन सभी को अगर क्लियर कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जो हर बार सीटेट में 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं। स्पेशल उनके लिए ये वाली क्लासेस होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों, परामर्श 2 प्रक्रियाओं से होता है, एक तो निदानात्मक, एक उपचारात्मक। टीचर के रूप में 2 प्रक्रियाओं से होता है। कौन कौन सी? निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक होती है दोस्तों, कमियों का पता लगाता है कि बच्चे क्या कमी कर रहे हैं, क्या कारण रह रहा है, जो कारण जो गलती कर रहे हैं उनकी कमियों को पता लगाती है। लेकिन उपचारात्मक ऐसी विधि है दोस्तों जो उनकी कमियों को दूर करती है, उनके कारणों का पता लगाकर उनको एक परामर्श के माध्यम से एक सहायता प्रदान करती है। उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, परामर्श का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोस्तों, आप सभी को पता है, बच्चे को समझाओगे तो भी परामर्श करोगे, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाएंगे फिर भी परामर्श करना पड़ेगा, बच्चों को समायोजन में सहायता करेंगे फिर भी परामर्श करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पे, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों को अगर हम नैतिकता की स्थापना करवाना चाह रहे हैं, बच्चों को नैतिक बनाना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आप एक बात बताइए, बच्चे सर्वाधिक टाइम स्पेंड किसके साथ करते हैं? परिवार के साथ या फिर एक टीचर के साथ? ठीक है, तो दोस्तों मेन चीज होती है, एक बच्चा, प्राइमरी लेवल का बच्चा धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकता है। हाँ, पढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों इतनी भी ज़्यादा अच्छी समझ नहीं होती कि वो धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ पाए। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार, अगर शिक्षक आदर्श रूप से व्यवहार करेगा, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला बंदा अगर बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों की नैतिकता आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों बच्चे खुद सोचते हैं, अगर उसके स्कूल में गुरुजी हमारे ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। यानी मैं आपके लिए कुछ गलत कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप भी गलत करोगे ना, आपके अंदर जो नैतिकता का भाव है वो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या हो जाएगा? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो शिक्षक और बच्चे का जो रिलेशन होता है सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है, जो शुरुआत में स्टेज में, यानी नींव पक्की कौन करता है? शिक्षक करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका विकास करना था दोस्तों? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, व्यावसायिक शिक्षा, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। दोस्तों आपको पता ही होगा, फ्रॉबेल जिन्होंने खेल विधि के जनक माना जाता है दोस्तों, तो उन्होंने क्या बताया था कि बच्चे को
खेल खेल में सीखना सिखाओ। कैसे? शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चा खेल खेल में सीखे। तो दोस्तों किंडरगार्टन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन का मतलब होता है दोस्तों बाग बगीचों में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना। ठीक है, ये किसने दिया था? फ्रॉवेल ने दिया था। ठीक है, खेल विधि के जनक किसे माना जाता है? फ्रॉवेल को माना जाता है। तो दोस्तों आप अगर जिंदगी बालक बन के जियोगे तो आप एक महान सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बालक एक ऐसी चीज होती है कि उसे ना तो कोई टेंशन, ना कोई तनाव, ना कोई दबाव। अगर आप भी ऐसे ही जियोगे तो कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो जिंदगी जीने का मजा तो बालक बन के है, बचपन में रह के है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। आप एक अच्छे अध्यापक हो तो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज का बढ़ावा देंगे? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का, या तटस्थता की भावना का? आप एक बात बताइए, आप एक अच्छे अध्यापक हो तो क्या प्रतियोगिता बच्चों में लड़ाई झगड़े कराओगे? यानी कि दोस्तों उन दोनों के बीच में मतभेद कराओगे कि ये फर्स्ट आया, ये तुम तो इंटेलिजेंट हो ही नहीं, ऐसे मतभेद पैदा करोगे? नो दोस्तों, अगर आप अच्छे टीचर हो तो ये तो कभी नहीं करोगे। ठीक है, सहयोग की भावना का विकास करोगे? यस, सहयोग की भावना का विकास करेंगे कि आप एक दूसरे की हमेशा हेल्प करें। ठीक है, प्रतिद्वंद्विता प्रतियोगिता एक ही होता है तो ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, तटस्थता की भावना, क्या दोस्तों आप एक चीज पे बच्चे को तटस्थ रहने या स्थिर रहने के लिए कहेंगे कि बच्चा अगर आप यहाँ से सक्सेस नहीं हो रहे हो तो आप यहीं पर बने रहें? ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था दोस्तों, उन्होंने मेरे साथ ही सीटेट का एग्जाम दिया था, लेकिन सीटेट का एग्जाम उनका क्वालिफाई नहीं हुआ था। मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, उस पर तटस्थ नहीं रहे और उन्होंने यूपी पुलिस जो एसआई की वैकेंसी आई उसमें फॉर्म डाला, पेपर दिया और आज दोस्तों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं। तो हमें कभी भी दोस्तों तटस्थ नहीं होना चाहिए। एक जगह से असफलता मिल रही है तो हमें रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो तटस्थता की भावना भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है? आजीविका कमाना, कमाई करना है क्या? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना? यस दोस्तों। पढ़ना एवं लिखना सिखाना, ये भी होता है। बौद्धिक विकास, ये तो यार बच्चों का सर्वांगीण विकास करोगे तो ये दोनों तो उसमें आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें, उनका सर्वांगीण विकास कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, डैश दे रखी है दोस्तों, दोनों जगह खाली। आप ऐसे ऐसे चीजों में दोस्तों आप ऑप्शन की तरफ जाया करो। दूसरा भी मैं बताऊंगा आपको। पहले तो आपको पढ़ना है, तथा की विशिष्ट अनुक्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, कहीं पर देखा होगा पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग। क्या बच्चों को चुनौतियां और सीमाएं दे सकते हैं? नहीं। क्या स्थिर रहने के लिए कह सकते हैं? नहीं दोस्तों। खोज एवं पोषण कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो विकास होता है वो किसका गुणनफल होता है? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का गुणनफल होता है। वुडवर्थ की एक परिभाषा होती है दोस्तों, जो विकास होता है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इनको यहाँ पर रख के। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष शुरू की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी टेट एग्जाम में। सुपर टेट, बिहार टेट और झारखंड टेट सभी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 2001, 2003, 2004 या 2006। तो दोस्तों जो आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष है दोस्तों, कब शुरू की गई थी? 2004 में। याद रखना
बच्चे कितने साल के पढ़ने लग जाते हैं? 4 वर्ष वाले। यानी दोस्तों 4 बार पूछा जा चुका जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो आप ऐसे याद रख लेना, 4 बार पूछा गया। IT स्कूल योजना वर्ष तो 2004। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस वर्ष शुरू की गई थी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये दोस्तों कब लागू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसे RT 2009 में कब जोड़ा गया था? 2009 में जोड़ा गया था। लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001, आर्टिकल 21A, 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया? यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है जो NCTE जो पाठ्यक्रम ढांचा निर्माण करती है दोस्तों, किस वर्ष किया गया था? NCTE की जो पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया है कब से शुरू की गई थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998। 1998 ईस्वी में दोस्तों जो NCTE है, मान्यता प्राप्त जो पाठ्यक्रम निर्माण करती है दोस्तों सभी NCERT वालों बच्चों के लिए, तो वो कब से शुरू किया गया था? 1998 से शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना। क्या दोस्तों अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो विद्यालय की संरचना उस पर निर्भर करती है? यार जिसको पढ़ना होगा वो कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता। शिक्षक के विषय की समझ, यस ये तो जरूर करती है। अगर शिक्षक को विषय की समझ नहीं होगी तो वो क्या पढ़ाएगा? तो ये भी करती है दोस्तों। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की योग्यता इतना मैटर नहीं करती दोस्तों। आप एक बात बताइए, आप शिक्षक हो, ठीक है, आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन आपके पास विषय का ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं। डिग्री वाले टीचर से भी बेटर समझा सकते हो। तो शिक्षक को विषय की समझ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। शिक्षक की योग्यता मैटर नहीं करती। शिक्षक की लिखावट में मैटर करेगी? नहीं दोस्तों, समझाने का तरीका होना चाहिए उसके पास, लिखावट मैटर नहीं करती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए? छात्रों को प्रभावित करने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री, यानी टीवी का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, जो शिक्षक टीवी, लालटेन जैसे रेडियोग्राफ, इनका जो प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगर हम किसी स्टूडेंट को, आप देख रहे हो आपके लिए रोचकता बन रही है ना, मैंने ये ग्रीन कलर लगा रखा है और ये पेन यूज कर रहा हूँ, ये ब्लू वाला, तो आपके लिए रोचक बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता ये जहाँ फिर मैं बताता तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सहायता सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला देखिए, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपने किसी स्टूडेंट के लिए उनके माता पिता को बुलाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आते हैं, तो आप क्या करोगे? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए? अगर दोस्तों आप स्टूडेंट वो टीचर हो, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बन गए, आपने सीटेट पास किया, KVS पास कर लिया और आप स्कूल में हो, अभी ज्वाइनिंग में हो, ठीक है, तो आप किसी बच्चे से कहते हैं कि हम आपके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, आप अपने माता पिता या अभिभावक को लेके आओ, लेकिन वो नहीं आते हैं, तो आप क्या करोगे? उनको लेटर लिखोगे या उनसे जाकर मिलोगे, या वैसे छात्रों को दंडित करेंगे कि आप क्यों नहीं लेके आए, या फिर उनको अनदेखा कर देंगे? तो दोस्तों आप क्या करोगे? उनसे जाकर मिलेंगे।
कि क्या कारण रहा, आप मिलने क्यों नहीं आए, और उनसे जाकर उनकी रिपोर्ट फेस करेंगे कि आपका बच्चा ऐसा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित या अंतरालित, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप ये बताइए कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ा जाएगा तो बांटकर पढ़ा जा रहा है? नहीं दोस्तों। समूह में पढ़ा जा रहा है? नहीं दोस्तों। अंतरालित यानी उसमें घुसकर पढ़ा जा रहा है? नहीं दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ा जाता है तो उसे एकाग्रचित्ता की पढ़ाई कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। अगर आपका एक पाठ्यक्रम निर्माण नहीं होगा दोस्तों, तो क्या एक ये नेमी कार्य है? यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपका जो पाठ्यक्रम होता है, आपका जो सीटेट का जो पाठ्यक्रम है, अगर वो सही से नहीं बना होगा, उसमें मेहनत नहीं की गई होगी, तो क्या हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे? तो दोस्तों इसमें यह पूछा है जो पाठ्यचर्या का निर्माण है वो कैसा काम है? एक नेमी कार्य या एक विशेष कार्य या एक अत्यधिक विशेष कार्य या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक अत्यधिक विशेष कार्य है। क्योंकि दोस्तों अगर बच्चे को उसका पाठ्यक्रम नहीं दिया जाएगा, पाठ्यचर्या नहीं दी जाएगी, तो वो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता दोस्तों। कैसे पढ़ेगा आप बताइए? आपके पास सामने पाठ्यक्रम नहीं होता तो आप इसको क्यों पढ़ते? आप पेडागोजी को क्यों पढ़ते? कहीं से भी आ सकता था क्वेश्चन, लेकिन आपका पाठ्यक्रम फिक्स है तो आप पढ़ रहे हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से? दोस्तों मैं आपको बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि दोस्तों विद्यार्थियों की कभी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। प्रशंसा से दोस्तों मतभेद पैदा हो जाते हैं एक दूसरे बच्चों के लिए। अगर कोई फर्स्ट नंबर पाया तो ठीक है, लेकिन लास्ट नंबर पाया तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए दोस्तों कभी भी दोस्तों मतलब बच्चे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो हमें वैसे अब पूछा ही गया है तो मनोविज्ञान के जरिए से दोस्तों लोगों के बीच में ही करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं इससे एग्री नहीं हूं कि बच्चों की प्रशंसा कभी की नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, रुकिए, हाँ, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उस खांचे को या रेंज को सूचित करता है जो उसके भीतर योग्यता या गुण के लिए सबसे प्रयुक्त है। यानी किसी बच्चे की गुणवत्ता योग्यता को बताने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्या परसेंटेज से बताया जा सकता है? क्या गुण ग्रेड से बताया जा सकता है या अंक से बताया जा सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ग्रेड अंक या ग्रेड अंक दोनों। आप एक बात बताइए दोस्तों, 91 से 96 तक ए ग्रेड बनता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक की परसेंटाइल 95, ठीक है, और एक की परसेंटाइल 92, तो आप इनमें देखोगे कि मतभेद पैदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों को जो ग्रेड पद्धति से मिलेगा तो ए ग्रेड मिलेगा, इससे दोनों के अंदर मतभेद पैदा नहीं होगा। तो सबसे जो मेन चीज होती है दोस्तों, ग्रेड पद्धति सबसे बेस्ट हो जाएगी। तो ए ग्रेड राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की दो बच्चों की योग्यताओं को बताना है तो ग्रेड पद्धति सबसे बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे देखिए, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना % हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? खोज के द्वारा दोस्तों पता चला है कि हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों उससे देखकर सुनकर कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना % ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक वैज्ञानिक
जरिए से पता चला है कि आप देखकर सुनकर सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। 85% आप ग्रहण कर सकते हो। आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, कितना परसेंट ग्रहण कर रहे हो? 85% ग्रहण कर सकते हो। तो अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पे देखिए, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को बढ़ावा देती है या बढ़ावा देता है, या कुछ लेना देना नहीं है या जरूरत नहीं होती। यानी कि दोस्तों कि कोई भी काम हो, अनुशासन एक मेन चीज होती है कि नहीं, ये बताइए फिर। तो दोस्तों आपको पता ही हुआ, किसी भी कोई भी चीज कर लो आप, अगर अनुशासन नहीं होगा उस चीज में तो मजा नहीं आता है। तो हमेशा वर्ग या कक्षा के माहौल को अनुशासन हमेशा बढ़ावा ही देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है। आप एक टीचर हो, ठीक है, आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि आप चुनावों में जाओ, आप प्रचार करो, आप ये करो या वो करो, ठीक है, तो आपकी जो क्षमता शक्ति है वो बढ़ेगी या घटेगी या अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी दूसरे फील्ड में काम कराया जाएगा तो हमेशा घटेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा घटती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत में मूल्यांकन का या प्रत्येक समाई पर मूल्यांकन का? दोस्तों सभी आंसर सही है इसमें से, लेकिन दोस्तों आपको ये देखना है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? कमी की पहचान कर तुरंत निपटाना, साथ में सुधार कर देना। जैसे कि मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ाने के बाद आपने कोई कमेंट किया तो मैंने उसी टाइम आपका कमेंट पढ़ा और आपको जवाब दे दिया, तो ये हो गया रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और एक होता है दोस्तों आपका सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन होता है दोस्तों लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी मूल्यांकन करो, कभी भी उसका निपटारा करो। तो दोस्तों इनमें सबसे बेस्ट हो जाएगा दोस्तों सतत मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्य मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या ये गलत है या ये गलत है, सभी सही है, लेकिन इनमें से सबसे सही कौन है दोस्तों? सतत मूल्यांकन। ठीक है, अगर आपको सभी ऑप्शन में ये दे रखे हैं, सतत मूल्यांकन दे रखा है, तो आपको सबसे पहले सतत मूल्यांकन ही करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। आप एक शिक्षक हो, आपको समाज में सम्मान कब मिले? जब एक आप आदर्श जीवन जीते हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करते हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। अगर आप एक बात बताइए, आप किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, वहाँ से शिकायत आ रही है कि ये पढ़ाते नहीं है, वैसे ही बैठे बैठे मूंगफली खाते रहते हैं, यानी प्रभाव तरीके से पढ़ाओगे और निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करोगे और एक आदर्श जीवन जियोगे तो आपका जो समाज में सम्मान करेगा, समाज भी आपका सम्मान करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये सभी गुण हैं तो आप एक शिक्षक बनने लायक हो और समाज में सम्मान भी पाओगे। ठीक है, तो आप भी इन सभी को फॉलो करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? क्या समस्या हल करना अधिगम है, विशिष्ट हुनर का विकास हो जाना अधिगम है, या आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास हो जाना अधिगम है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप अधिगम की परिभाषा कैसे जानते हो? क्या समस्या हल कर ली किसी ने? अगर आप मेरे पास कोई समस्या आई, मैंने हल कर ली, तो क्या मैंने अधिगम प्राप्त कर लिया? क्या मैं सभी से बोलूँ कि अधिगम प्राप्त कर लिया? ऐसा नहीं है दोस्तों। विशिष्ट हुनर का विकास हो गया, मैं कुछ डांस करने लग गया, तो क्या मैं अधिगम की प्राप्ति कर सकता हूँ? नो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, अगर मैं पहले कोई डाकू था, फिर उसके बाद मैं अच्छा बन गया, तो क्या मैं आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास कर लिया, तो क्या मैं अधिगम को प्राप्त कर सकता हूँ? नो दोस्तों, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। कैसे? अभ्यास, अनुभव और शिक्षा तीनों से मिलकर। मैं सब चीज लिख नहीं सकता दोस्तों, अब ध्यान से सुनने की कोशिश किया करो। मैंने बता भी दिया है, देखने से सुनने से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है,
तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास, अनुभव, शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन आए तो उसे अधिगम कहती हैं। ये तीनों परिभाषाएं दोस्तों व्यक्तिगत विशेषता हो सकती हैं लेकिन अधिगम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके? दोस्तों सबसे बेस्ट चीज होती है खुद करके, जो चीज करते हैं वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, वर्णमाला की पहचान बच्चा किस वर्ष की आयु में शुरू कर देता है? मैंने बताया था 6 वर्ष की आयु में रंगों की पहचान कर देता है। कब? 6 वर्ष की आयु में रंगों की, 5 वर्ष में शब्दों की, किसकी दोस्तों? शब्दों की, और 4 वर्ष में दोस्तों वर्णों की पहचान करने लग जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें उसके सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। 85 का आप कमेंट्स में बताना मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व जिसमें गहन संबंध रखता है समान परीक्षा का, सहयोगी ईर्षा से, अधिगम स्थानांतरण से या समूह निर्देशन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2 से 4 बार पूछा गया है। समान तत्व किसे कहते हैं? अगर आप साइकिल से मोटरसाइकिल चलाना सीख गए तो आपकी ऊर्जा उसमें काम आई ना। समान तत्व से समान तत्व को सीखना क्या कहलाता है? समान तत्व, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। दोस्तों एक यह अधिगम स्थानांतरण का भाग है। ठीक है, इसमें होता क्या है, अगर आप साइकिल चलाना जानते हो, ठीक है, तो आपको बाइक चलाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर किसी ज्ञान को दूसरे ज्ञान में लगाते हो तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या बाल्यावस्था को? सभी को पता है दोस्तों, किशोरावस्था। स्फूर्ति, फुर्ती भरी, ताकत भरी अवस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था दोस्तों? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टोसी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों रॉस, बाहरी शक्ति, रॉस, बाहरी शक्ति, रॉस, बाहरी शक्ति, ऐसे याद रखना, रॉस, बाहरी शक्ति, रॉस में मत आ, बाहरी शक्ति में मत आ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चला दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसके लिए संबंधित है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ध्यान के विकास के लिए, भाषा के विकास के लिए? दोस्तों आपको पता है संवेदना शारीरिक विकास से संबंधित है नहीं, ध्यान से संबंधित हो सकती है, भाषा से संबंधित हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको पता है सब ध्यान और भाषा तो मानसिक विकास में सब आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? दोस्तों आप एक बात बताइए, आप इनमें से कौन सा कथन गलत है विकास के संबंध? विकास अगर बच्चा है, बच्चा पैदा कैसा होता है? सामान्य होता है ना, फिर उसके बाद विशिष्ट होता है, तो ये तो उसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, विकास रेखीय होता है? नो दोस्तों, विकास हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है। कभी विकास धीरे होता है, कभी विकास ज़्यादा तेजी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास रेखीय होता है। ये कथन गलत है। विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार और ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने दूसरे मॉक टेस्ट के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।